ओके स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट 6 में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड इंटेक्स क्वेश्चन 1, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। तो जैसे आपको पता है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन, पर ये एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट हो रहा है। जो एक्शन है, जो पैर से हमने धरती को पीछे किया, तो वो एक्शन तो अर्थ के ऊपर एक्ट हो रहा है, और जो रिएक्शन है अर्थ का, वो एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स का मास अलग है, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स तो सेम है, दोनों में सेम एक्ट हो रही है, बट जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगी। तो क्योंकि अर्थ का मास किसी भी पर्सन के मास से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसमें एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो होती है, नेग्लिजिबल होती है। ओके, तो इस तरीके से इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए एक हॉर्स जो है कार्ट को पुल कर सकता है, एक्शन रिएक्शन के इक्वल होने के बावजूद भी। लेट्स रीड, इसमें किस तरीके से लिखा है। Even though action and reaction are equal in magnitude, but each force acts on a different object having different mass. So each force may produce different acceleration. When a horse pulls a cart, then the horse pushes the earth backwards with its feet. This is action. But due to huge mass of earth, this action force has negligible effect on earth. At the same time, earth also exerts an equal and opposite force on horse's feet. This is reaction force. But due to smaller mass of horse, this reaction force is sufficient to make the horse move in forward direction. So in this way, a horse can pull a cart even though both action and reaction forces are equal in magnitude. Okay students, इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। Explain why it is difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amounts of water at a high velocity. क्वेश्चन में पूछा है, जैसे एक पाइप होती है, फायरमैन जो आग बुझाने के लिए मोटी सी पाइप यूज करता है, तो उसमें से जब पानी निकलता है तो उस तेजी से आगे की तरफ निकलता है, तो उस पाइप को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बहुत टाइटली होल्ड करना पड़ता है, और तब भी वो शेक करती है। तो ऐसा क्यों? तो इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही लगता है। जैसे पानी जब बहुत तेजी से आगे निकलता है, तो ये एक एक्शन है, और ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो जो पानी है, वो पाइप के जो ओपनिंग है जिसको होस कहती है, उस पे एक रिएक्शन फोर्स लगती है, इक्वल एंड अपोजिट। और इस बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स की वजह से जो इतनी स्ट्रांग होती है, जो पाइप है उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है फायरमैन के लिए। ओके, सो लेट्स रीड द आंसर। यू कैन रीड इट ऑन स्क्रीन। Now we see NCERT back exercise question number 12. इस टॉपिक में सिर्फ क्वेश्चन 12 ही है बैक एक्सरसाइज का, बाकी क्वेश्चन दूसरे टॉपिक के है। So question 12 is, according to third law of motion, when we push an object, the object pushes back on us with equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. Okay? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से वो भी पुश करेगा। पर एक जैसे बहुत बड़ा ट्रक होता है,
उसको पुश करे, एक सिर्फ एक इंसान, एक स्टूडेंट पुश करे तो वो मूव नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन में आगे है, ए स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल ईच अदर। स्टूडेंट का कहना है कि क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन एक्ट हो रही है, तो इस वजह से वो कैंसिल हो गई और इसलिए ट्रक मूव नहीं हुआ। तो हमें बताना है कि क्या अब ये लॉजिक सही है स्टूडेंट का या नहीं, और ट्रक क्यों नहीं मूव हुआ। तो देखिए, स्टूडेंट का लॉजिक इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होता है, तो इसलिए एक्शन और रिएक्शन कभी भी आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकता। ठीक है, पहली बात तो ये। तो अब वो ट्रक मूव क्यों नहीं हुआ फिर, तो वो इसी वजह से क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, और जब ट्रक का मास बहुत ज्यादा होगा तो उसको पुश करने के लिए, उसको हिलाने के लिए जो ट्रक के व्हील्स और रोड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होती है, मास ज्यादा होने से ये स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो जब तक पुश की फोर्स इस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगी, तब तक वो ट्रक मूव नहीं करेगा। ओके, तो वो पुशिंग फोर्स ज्यादा होनी चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स से, तभी वो ट्रक मूव करेगा। और इतना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है इतनी फोर्स लगाना, तो इस वजह से वो ट्रक मूव नहीं करता। तो इसलिए 4-5 लोगों को मिल के ही धक्का लगाना पड़ता है, तब ट्रक मूव होता है। सो लेट्स रीड द आंसर। The student's logic is incorrect, as action and reaction always act on different bodies, and so they cannot cancel each other. Now, due to large mass of truck, static friction between wheels of truck and road is also very high. The truck does not move because the applied force of push by us is insufficient and hence less than static friction. To move the truck, applied force must be greater than static friction. Okay. Now we will do some extra questions related to this topic of third law of motion. पहला क्वेश्चन है, explain an activity to demonstrate that action and reaction forces are equal and opposite. तो इसके लिए हम ये वाली एक्टिविटी डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो ये डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या किया है कि ये वॉल है इस तरफ, पहले तो एक स्प्रिंग बैलेंस को अटैच कर दिया। स्प्रिंग बैलेंस वेट नापने के लिए होता है, जैसे इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जितना वेट यहाँ पे टांगा जाता है नीचे की साइड, तो जितना हैवी वेट होगा, इधर एक रीडिंग है वो उतना और नीचे की तरफ आती जाती है। तो यहाँ जैसे 0, 5, 10, तो जहां पे ये रुकता है उतनी रीडिंग हो जाती है, मान लो 10 kgs। ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो ये फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट किया, और या ये वो हुक है जहां पे वेट टांगा जाता है। इसी हुक में दूसरे स्प्रिंग बैलेंस का हुक भी अटैच कर दिया। ओके, तो अब ये उस इस तरफ से यहाँ इस डायरेक्शन में इसको पुल किया गया। तो जितना पुल की फोर्स होगी उतना तो यहां से रीडिंग बढ़ती जाएगी। इधर देखिए, पहले स्प्रिंग बैलेंस की, और साथ ही इधर से इस डायरेक्शन में भी रीडिंग बढ़ती जाएगी। तो ये देखा गया कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस की इक्वल रीडिंग थी। मींस कि जो फोर्स एक्ट हुई, जो हाथ से फोर्स लगाई, वो दोनों पे एक्ट हुई इक्वल एंड अपोजिट। एक स्प्रिंग बैलेंस ने, ए ने जो बी पे फोर्स लगाई, तो बी ने भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई, तो दोनों की जो रीडिंग थी वो सेम थी। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो पहले तो आपने ये डायग्राम बनाना है और इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। यू कैन रीड इट। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Do action and reaction forces produce same acceleration? Explain with an example. So of course they do not produce same acceleration. ये हम पहले क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं कि it depends on the mass of the object. जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसमें कम एक्सेलरेशन होगी और जिसका मास कम होगा उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। ओके, ड्यू टू द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल हम यहाँ गन का ही दे सकते हैं कि जब गन को फायर किया जाता है तो बुलेट तो बड़ी तेजी से बाहर निकलती है, उसकी एक्सेलरेशन काफी ज्यादा है, और गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है पर वो उतनी तेजी से मूव नहीं करती पीछे जितनी तेजी से बुलेट आगे मूव की। तो इसका रीजन क्योंकि बुलेट का मास काफी कम है कंपेयर टू द मास ऑफ गन, तो इसलिए बुलेट में एक्सेलरेशन काफी ज्यादा है और गन में उसके कंपैरिजन में काफी कम एक्सेलरेशन होती है। सो यू कैन रीड इट। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कैसे आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी ही है। Two children of nearly equal weight are standing on two separate wheel carts. They play a game of throwing and catching a bag full of sand with each other. Explain what happens. ये तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का। तो इसमें जैसे बताया है कि दो कार्ट है जिनमें नीचे पहिए लगे होते हैं, तो एक पे एक बच्चा खड़ा है, दूसरे पे दूसरा खड़ा है। तो एक मान लो चाइल्ड वन, वो एक बैग है जिसमें सैंड भरा है तो उसको दूसरे की तरफ फेंकता है, दूसरा बच्चा भी उसको कैच करके फिर पहले की तरफ फेंकता है। तो ये गेम वो खेल रही है। तो इस गेम में क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रही है। तो इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा। जब पहला चाइल्ड जो मान लो कार्ट ए पे है वो बैग को दूसरे चाइल्ड की तरफ फेंकेगा, तो ये तो एक एक्शन हुआ। अब जब उसने आगे फेंका तो बैग भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो कि रिएक्शन है पहले चाइल्ड पे लगाएगा। तो इस वजह से जो व्हील कार्ट है नीचे क्योंकि पहिए लगे हुए तो वो थोड़ा सा पीछे मूव कर जाएगी और थोड़ा सा बच्चे को बैलेंस भी बनाना पड़ेगा उसमें। इसी तरीके से जब अब दूसरा बच्चा कैच करेगा उस बैग को, जब वो भी ऐसे फर्स्ट की तरफ फेंकेगा तो यही एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आपस में जो एक्ट करेगी, तो उसमें दूसरा बच्चे का भी जो नीचे व्हील है व्हील कार्ट वो पीछे की तरफ मूव करेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे की तरफ बैग्स फेंकते रहेंगे। ओके, तो इसका आंसर हम देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे पहले पैराग्राफ में लिखा है, यू कैन रीड इट। वीडियो को पॉज करके। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। Now, if one more child joins in such that there are two children on one cart and one on other cart, what is observed? Means अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अब एक और बच्चा एक कार्ट पे चढ़ गया, तो अब एक कार्ट पे तो दो बच्चे हैं और दूसरे पे एक ही बच्चा है। अब वो ये गेम खेल रहे हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे पहले में पढ़ा होगा वही कि उनके जो कार्ड है पीछे की तरफ मूव करेगा, बट क्योंकि पहले कार्ड का मास बढ़ गया दो बच्चों के होने से, तो इसलिए उसमें एक्सेलरेशन कम होगी और वो कम मूव करेगा पीछे की तरफ।
इन कंपेयर टू द सेकंड पार्ट. ओके, इसका आंसर सेकंड पार्ट में पढ़ सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. Why does a boat tend to leave the shore when passengers move out of it? How does boatman overcome this difficulty? एक बोट होती है, वो किनारे पे है नदी के, तो उसमें मान लो 3-4 अगर लोग थे जो बोट का सफर कर रहे थे, पैसेंजर्स, तो वो जब एक एक करके बाहर कूदते हैं तो बोट थोड़ा पीछे की तरफ जाने लगती है. तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट पार्ट में तो ये पूछा है, तो हम इसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट पे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया. आंसर देखते हैं. When passengers move out of boat, they push the floor of boat backwards with their feet. Now the boat is in water and water yields under the impact of this force. So the boat starts sliding backwards in water and tend to leave the shore. तो इसमें हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. इसमें सिंपली इसी बात से हम एक्सप्लेन कर देंगे जो ये लाइन है कि वाटर यील्ड करेगा नीचे और इस वजह से बोट पीछे की तरफ जाने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा कि भाई पैसेंजर्स आगे की तरफ कैसे आने लगते हैं. सिंपली बोट की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको सिंपल इस लाइन से एक्सप्लेन कर देंगे. सेकंड पार्ट है हाउ डज बोट कम ओवरकम दिस डिफिकल्टी. इस प्रॉब्लम से वो कैसे बचता है, कैसे ओवरकम करता है? वो ओवरकम करता है कि जो बोट है उसको एक रस्सी सी होती है, उससे वो किसी पिलर से बांध देती है, तो उससे वो बोट बिल्कुल नदी के अंदर नहीं जाती, थोड़ा रुक जाती है. यू कैन रीड दिस लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. Why does the boatman push the water backwards with the wooden oars while rowing a boat? तो क्वेश्चन में पूछ रही है कि एक बोट जो चलाने वाला होता है उसके पास 2 लकड़ी के चप्पू से होते हैं, जिन्हें चप्पू कहते हैं, तो वो उससे ऐसे पीछे की तरफ करता है पानी को. तो ऐसा वो क्यों करता है? तो ऐसा जब वो इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करने पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग जाता है. जो पानी उसने पुश किया पीछे की तरफ अपने वुडन ओर से या वुडन जो लकड़ियां है, उस वो तो एक्शन हुआ, और जब वो पानी पीछे गया तो वो बोर्ड को आगे की तरफ पुश करता है. ये रिएक्शन हुआ, और इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से बोट आगे की तरफ मूव हो पाती है. ओके, so you can read the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why a balloon filled tightly with air suddenly rises up when it is punctured from below? एक बैलून होता है, उसमें अगर कोई सुई से एकदम से छेद कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो वो एकदम से हवा में ऐसे उड़ता है अलग अलग डायरेक्शंस में. या अगर उसको नीचे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीचे की साइड से किया जाएगा तो वो एकदम से ऊपर की तरफ जाता है. तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए नीचे की तरफ पंक्चर किया तो वहां से हवा जैसे निकली, तो वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है, ये एक्शन है, और जो हवा बाहर निकली वो उस बैलून को ऊपर की तरफ पुश करती है विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. ये रिएक्शन फोर्स है, तो इससे वो बैलून एकदम से ऊपर की तरफ उड़ जाता है. सो यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम.
एक्सप्लेन द फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ है। तो जैसे ही हमने बैलून का देखा, बिल्कुल इसी तरीके से जेट प्लेन और रॉकेट्स में भी कंसेप्ट यूज होता है। जो फ्यूल होता है इनमें, रॉकेट्स में, वो जब बर्न होता है तो उससे जो गैसेस निकलती है वो तेजी से नीचे की साइड से निकलती है। तो ये एक एक्शन है, और वही जो गैसेस निकलती है वो फिर एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स करती है बहुत तेज, जो ऊपर की साइड जाता है। तो ये रिएक्शन फोर्स एकदम से रॉकेट या जेट प्लेन को अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। तो इस तरीके से जेट प्लेन और रॉकेट बहुत तेजी से धरती से ऊपर आसमान की तरफ जाता है। यू कैन रीड द आंसर हियर। You can pause the video and read the answer. हम इसका लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Is Newton's third law of motion also applicable on bodies that are not in contact with each other? Explain with examples. क्वेश्चन में पूछ रही है क्या ऐसी बॉडीज जो आपस में टच नहीं हो रही, ऐसी बॉडीज पे भी क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्ट करता है? यस, ऐसी बॉडीज पे भी एक्ट करता है। जैसे कि दो मैग्नेट्स होते हैं, तो वो उनको पास लाते हैं तो वो आपस में चिपक भी सकते हैं और दूर भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि उनके पोल्स पे। तो वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है उस वक्त जब उनको पास लाया है, पर फिर भी उनमें आपस में एक एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रही है। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा हो गया जो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व होती है, तो इसमें दोनों आपस में टच नहीं हो रही, कांटेक्ट में नहीं है, बट फिर भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है इन दोनों के बीच में, इससे एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों आपस में एक्ट करती है दोनों, और इस वजह से ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होती रहती है। सो यू कैन रीड द आंसर। वीडियो को पॉज करके आप आंसर पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो खत्म होता है, ये टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, बाय इन दिस क्लास, टेक केयर।